हाँ तो चलिए गॉस लॉ पे कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एक लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर और यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस एरिया ABCD जिसकी डायमेंशंस आपको दिखाई गई हैं, और आपको इससे फ्लक्स लिखना है। तो थोड़ा इमेजिन में करा सकता हूँ कि ये जो सरफेस आप इसको ऐसे मान लें और जो वायर है उसको आप ऐसे मान लें, ये ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसके कारण इससे फ्लक्स लिखना है। और जो √3a/2 ये डिस्टेंस है वो कौन सा है, इस वायर से इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, दैट इज √3a/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ठीक। और हमें इससे फ्लक्स लिखना है। तो देखिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे, तो ऐसे अगर आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे वेक्टर लिख के, ई वेक्टर लिखें, ds से मल्टीप्लाई करें तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, आपके लिए सस्ता बताता हूं। आप ऐसे सोचिए, आप एक सिलेंडर इमेजिन करिए, आप L रेडियस का एक L लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर करिए, L लेंथ, ये आपका सिलेंडर है, L लेंथ का एक आप सिलेंडर कंसीडर करिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपका लाइन चार्ज है ना, उस लाइन चार्ज को आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये आपका लाइन चार्ज है, ये आपका लाइन चार्ज है, और जो आपकी सरफेस है ना, उस सरफेस को मैं इमेजिन करके दिखाता हूं। आप ऐसे करिए, ऐसे एक सरफेस इमेजिन करिए, ऐसे आप एक सरफेस इमेजिन करें, ये सरफेस है, और आपको इस सरफेस से फ्लक्स लिखना है। आप ऐसे सोचें, डायमेंशन भी आपको मैं समझाता हूं। आप ऐसे देखिए, यहां से आप इस पे ऐसे मिड पॉइंट से मिलाइए, ये परपेंडिकुलर बनेगा मिड पॉइंट पे, ये डिस्टेंस है आपकी √3a/2, इसका जो ये लेंथ है यहां से यहां तक वो कितना है L, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो वहां से वहां तक वो कितना है A, और आपको इससे फ्लक्स लिखना है। तो मेरी बात सुनो, आप ऐसे सोचो कि ये जो लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज है, आप जानते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो अगर ये वायर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगी, हर जगह ऐसे, ठीक। तो यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस कर्व सरफेस को क्रॉस करके जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये पूरा सिलेंडर है, मतलब दोनों फ्लैट पार्ट और ये कर्व पार्ट, इन तीनों को मिला के अगर फ्लक्स लिखा जाए तो फ्लैट पार्ट से तो फ्लक्स 0 आएगा। कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, मतलब पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, कर्व पार्ट के कारण होगा। तो पूरे सिलेंडर से मुझे फ्लक्स पता है वो कितना होगा, वो होगा 5 थ्रू सिलेंडर, वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आप क्या करिए, अब आपको तो टोटल सिलेंडर से नहीं चाहिए, आपको इससे चाहिए। अब मुझे ये बताइए, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, मैं मान लेता हूं इससे n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, कौन से, यहां से यहां तक की लेंथ से n लाइन निकली, और ये लाइन ऐसे पूरे जैसे ऐसे ऐसे ये लाइन ऐसे निकल के गई, और मैं मान लेता हूं लेट्स से टोटल लाइन n, तो n लाइन इस कर्व सिलेंडर को क्रॉस कर गई। तो मुझे बताइए जो ये n लाइन है ये कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो कुछ इधर गई, 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 तो ये पूरी लाइन इस 2π एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ड्यू टू सिमेट्री, मतलब ये वायर एकदम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ईच एंगल में लाइन कैसी गई होंगी, सेम लाइन गई होंगी ड्यू टू सिमेट्री। तो अब आप ऐसे देखिए, अब आपको किससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, इस फ्लैट वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो ऐसे सोचिए कि यहां से जो लाइन इस वाले एंगल के बीच में होकर निकली होंगी, वो वाली लाइन इस फ्लैट वाले पार्ट को क्रॉस करके गई होंगी। तो ऐसा करते हैं, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये थीटा हुआ, तो इस थीटा की वैल्यू लिख के दिखाता हूं मैं आपको, tan थीटा। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वाली, √3a/2, और ये पूरा a है, तो ये आधा कितना बनेगा, a/2। तो अगर इस एंगल को थीटा माना जाए, इस एंगल को अगर थीटा माना जाए, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, a/2 अपॉन √3a/2, कितना आया 1/√3, मतलब थीटा कितना आया π/6 रेडियन। तो ये पूरा 2 थीटा एंगल देखा जाए तो 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका π/3। अब आप ये सोचो कि इस लाइन चार्ज के कारण ऐसे हर तरफ लाइन गई है और पूरे 2π एंगल में यूनिफॉर्मली गई है, तो आप ये निकाल लो कि π/3 एंगल में कितनी लाइन गई होंगी। तो ऐसे देखिए 2π एंगल में कितनी लाइन गई, n, तो एक एंगल में कितनी जाएंगी, 2π/n, सॉरी n/2π। और आपको निकालना है π/3 एंगल में कितनी लाइन गई, तो वो क्या आया, n/2π इंटू π/3, n/2π इंटू π/3, तो कितना आया वो n/6।
अब आप सोचिए कि जो ये एन लाइन है, उन एन लाइन के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो n/6 लाइन के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस एबीसीडी। तो इस सरफेस एबीसीडी से कितनी लाइन क्रॉस करके गई है, n/6। तो n के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स इतना है, तो n/6 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं और समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज है और एक डिस्क है, ये डिस्क है और डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस है r। और मुझे इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क पर फोर्स निकालना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से भी कर सकते हैं कि हम डिस्क का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें और पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लें, और जितना डिस्क पॉइंट चार्ज पे लगाएगी उतना ही पॉइंट चार्ज डिस्क पे लगाएगा। ठीक, लेकिन मुझे पॉइंट चार्ज का लिखना है इस पे। तो देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रास्ते से मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको एक नई एनालॉजी सिखाना चाह रहा हूं कि फ्लक्स के रास्ते से हम फोर्स कैसे लिखते हैं। ठीक, तो लिख के दिखाते हैं। तो आप क्या करिए, यहां पर एक डीए एरिया कंसीडर करिए। यहां पर आप क्या करिए, एक डीए एरिया कंसीडर करिए। अब मुझे बताइए इस डीए एरिया से जो फ्लक्स आएगा, इस डीए एरिया से जो फ्लक्स आएगा वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं ये जो डिस्क है, इस डिस्क पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाएगा, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण ऐसे इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डीए पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे डीए कंसीडर करूंगा और ईच डीए एरिया पे इस डायरेक्शन में फोर्स लिखूंगा, ईच डीए एरिया पे, और उसका समेशन कर लूंगा। तो वो कौन आ जाएगा, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स। आप बोलेंगे सर बाकी कंपोनेंट का फोर्स क्यों नहीं लिखे, अरे बाकी सबका सम 0 हो जाएगा। कैसे पता चला, सिमेट्री से, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री नेट फोर्स इधर ही आएगा। तो आप क्या करिए, ईच एलिमेंट पे इधर वाले फोर्स को लिख के ऐड अप कर लीजिए, तो आपको कौन मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन द डिस्क इन दिस डायरेक्शन। और वही मेरा इस पूरी डिस्क का टोटल फोर्स है, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री। तो लिख के दिखाते हो, देखिए तो मैं वहां पे लिखूंगा सिग्मा इंटू डीए, ये हुआ चार्ज, ये हुआ EX और ये हुआ मेरा फोर्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F नेट आएगा, तो सिग्मा को बाहर फेंक दिए, ये आया आपका EX इंटू डीए। अब मुझे बताइए EX इंटू डीए आया, अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EX इंटू डीए, अब ये कौन हो गया आपका, यहाँ का ये हो गया इसका फ्लक्स d5। अरे इस स्मॉल एरिया से फ्लक्स कितना आएगा, तो वो यही तो आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो इधर है, EX भी इधर है, तो फ्लक्स क्या आएगा, EX इंटू डीए। और इस अब टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू फ्लक्स। तो आप उससे फ्लक्स लिखना तो जानते हैं, आपको मैंने बोला था कि पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो वो होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बताता हूं, थीटा ये वाला एंगल होता है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, ये कितना है d और ये कितना है √r² प्लस d²। तो f का जो वैल्यू आया वो आया सिग्मा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस d अपॉन √r² प्लस d²। ठीक है, अब देखिए इसी एनालॉजी में एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है। ये क्यूब है, इसकी ईच साइड बराबर है, ईच साइड ए के बराबर है, क्यूब है, क्यूब ईच साइड ए के बराबर है और सेंटर पे चार्ज रखा है क्यूब। और जो ये बॉटम सरफेस है ना, बॉटम सरफेस का मैं नाम देता हूं A B C और D। इस पूरी सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और वो है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और आपको ये बताना है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस नीचे वाली जो बॉटम सरफेस पे जो चार्ज है इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए अगर आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फ्लक्स वाले रास्ते से बड़ा आसान है। कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए पहली बार ड्यू टू सिमेट्री इस सीट पे जो फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सिमेट्री। क्यों, क्योंकि अगर आपने फोर्स इधर मान लिया तो ये वाली साइड नाराज हो जाएगी, बोले कि जैसा इधर के लिए है वैसा ही हम हैं, तो आप इधर नेट क्यों हुए, इधर क्यों नहीं हुए, इसका हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो ड्यू टू सिमेट्री जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो आप क्या करिए, ईच एलिमेंट पे इस डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स लिख लो, ईच एलिमेंट पर उसका सबका क्या कर लो टोटल, तो वो क्या आ जाएगा, सभी पर इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स, और वही कौन होगा इसका नेट फोर्स। तो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मैंने एक डीए एरिया कंसीडर किया और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया EX।
तो इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा dF, उसका वैल्यू क्या आएगा सिग्मा इंटू dA इंटू EX। तो इंटीग्रेशन करिए, F नेट निकालना है तो F क्या आएगा सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ EX इंटू dA। अब मुझे बताइए अगर यहां से फ्लक्स लिखा जाता इस पॉइंट चार्ज के कारण, तो फ्लक्स भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी कंपोनेंट कारण आता, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट से तो E डॉट dA क्या आ जाएगा जीरो, सिर्फ इसी वाले कंपोनेंट से E डॉट dA आएगा। और सरफेस फ्लैट है तो dA एरिया भी इधर ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5, तो फोर्स कितना हो गया सिग्मा इंटू 5। अब इस वाली सरफेस से फ्लक्स कितना होता है तो आप सब जानते हैं, फ्लक्स कितना होता है q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स कितना आया सिग्मा q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।